हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में कहते हैं कि सर्जरी करनी है तो नेचर के रास्ते में मत आओ, क्योंकि कोई पूर्ण है ही नहीं। देयर इज ऑलवेज ए बेटर देन द बेस्ट। बीमार देश बन रहा है, उसके पीछे आप किसको पाते हैं? जंगल काटने से लेकर प्रदूषण से लेकर प्राकृतिक साधनों का अनुचित दोहन से लेकर इस मनुष्य ने उसके साथ अन्याय किया। आपको पीड़ा हुई? एक डॉक्टर के नाते भी और एक सोशल वर्कर के नाते भी मुझे बड़ा कष्ट होता है। कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर साहब भविष्य में पेट्रोल पंप पे जैसे डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है और अब तो तीसरी नोजल भी लगी है सीएनजी की, कहीं चौथी ये ना लगे ऑक्सीजन की। प्रकृति के रास्ते में हम आते हैं जी, प्रकृति उसे हटाने का प्रयास करती है। 8 साल के बच्चे 10 साल के बच्चे को माँ साथ लेके आती है, कहती बच्चे को डिप्रेशन हो गया। बिल्कुल। मैंने कहा मुझे तो MBBS जाने तक डिप्रेशन शब्द ही नहीं पता था होता क्या है। देखिए मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा था कि बेटा ध्यान रखना, तुम एक मास्टर के बेटे हो, जी, बड़ा बाप का बेटा बनने की कोशिश मत कर। और अटल जी की जो वो कविता है कि मुझे उतनी ऊंचाई मत देना कि जहां मैं अपने अपनों को ना पहचान पाऊं। हरिओम नमः शिवाय जी। प्रसिद्ध राजनेता और गौतम बुद्ध नगर से सांसद भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर महेश शर्मा ने अपनी कड़ी मेहनत, समाज सेवा और नेतृत्व की क्षमता से राजनीति में विशेष पहचान बनाई। एक चिकित्सक, समाज सेवी और सक्षम प्रशासक के रूप में उन्होंने हमेशा जनता के हित में कार्य किया। डॉक्टर साहब का जन्म ग्रामीण पृष्ठभूमि में हुआ और उनकी प्राथमिक शिक्षा मनेठी अलवर से हुई, जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति, कड़ी मेहनत और करुणा को समझा। उनकी राजनीति का मुख्य उद्देश्य समाज की बेहतरी और विकास है और वे हमेशा लोगों की सेवा में अग्रसर रहे। 12 लाख करोड़ की 600 परियोजनाओं को उन्होंने मंजूरी दिलाई और कोरोना काल में भगवान बनकर उन्होंने गरीबों को, लाखों गरीबों को भोजन वितरित किया और उनको भोजन दिया। प्रबल इच्छा शक्ति के धनी, जुनूनी और समाज में अग्रणी कि मेरा समाज का विकास हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम डॉक्टर साहब से विशेष बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत प्रणाम। हरिओम नमः शिवाय। डॉक्टर साहब, गांव से निकलकर समाज और देश के लिए बड़ा करने का सपना आपने कब देखा? देखिए हर व्यक्ति सपने भी देखता है महाराज, हर व्यक्ति सफल भी होना चाहता है और हर व्यक्ति के दिल में कुछ ना कुछ अरमान भी होते हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके लिए अगर कोई कहे भाग्य, मेहनत, ये सबका संपुट, बड़े माता पिता का आशीर्वाद, परिजनों का, शुभचिंतकों का, साथ रहने वालों का सहयोग, जी भाग्य का भी रोल है, जी, ईश्वर की अनुकंपा और कड़ी मेहनत का तो खैर कोई सानी है ही नहीं जी लेकिन इन जब सबका संपुट बनता है जी तब आप अपने किसी भी विषय में कुछ प्राप्ति कर पाते हैं। जी, पूर्णतः सफल पाने का होने का सपना तो शायद, क्योंकि कोई पूर्ण है ही नहीं। जी देयर इज ऑलवेज ए बेटर देन द बेस्ट। जी, तो अगर कोई आज बेस्ट के लिए सोच ले तो आने वाले समय में उससे भी बेटर कुछ होगा। जी तो मैं समझता हूँ एक ग्रामीण अंचल में जब मैं पैदा हुआ, जी 8वीं क्लास तक गांव का स्कूल लगभग 8 किलोमीटर दूर था। सवेरे 7 बजे स्कूल पहुंचना होता था। तो कैसे जाते थे डॉक्टर साहब? पैदल होता था। पैदल? राजस्थान का माटी से आता हूँ, जी तो वापसी में जब 1 बजे स्कूल से आते थे तो बालू रेत गर्म हो जाती थी, नदी की रेत, जी तो उसमें से आते थे। तो BSc का जूता उस वक्त फादर टीचर थे वही मिलता था। जी। उसमें हम कुछ हरे पत्ते लगा लेते थे नीचे ताकि पाँव में रेत गर्म ना जले। अच्छा। और उस संघर्ष, घर आकर गाय भैंस के लिए चारा लाना, जी फिर उस चारे को काटने में भी मदद करना, जी माँ के साथ, दादी माँ के साथ मिलकर घर के काम, पीने का मीठा पानी जी मेरे घर से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ से पीने का पानी, मीठा पानी लेकर आना, जी 4-5 मटकियाँ। जी वहाँ से चुकर फिर 9th क्लास के अंदर मैं, पिताजी शिक्षक थे। जी उससे पहले पिताजी बुआ जी की जीवन कानपुर में लगभग 26 वर्ष रहे, उत्तर प्रदेश में। जी और फिर वो दिल्ली आ गए टीचर के नाते, मैं भी उनके साथ साथ दिल्ली आ गया। जी दादाजी की इच्छा थी, पिताजी की भी इच्छा थी, क्योंकि मेरे गांव में 100 किलोमीटर दूर कोई MBBS डॉक्टर नहीं था ओके, कि मैं एक चिकित्सक बनूं। बहुत बढ़िया। और मुझे खुशी है कि आज मैं एक चिकित्सक हूँ। जी
पिताजी ने दिल्ली में रहे थे, उस वक्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं होते थे। जी दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल से ही मैंने मेडिसिन में चिकित्सा की शिक्षा प्राप्त की। जी उसके बाद 1983 में जी मैं इस नोएडा शहर में आ गया था। 1982 में ही आ गया था जी और लगभग 42 वर्ष का सफ़र इस नोएडा शहर में। जी पहले 25 वर्ष सिर्फ और सिर्फ चिकित्सा सेवा, जी और उसके बाद जी इस राजनीतिक जीवन में। जी ये सवाल मैं स्वयं से भी पूछता हूँ और कई बार लोग भी मुझसे पूछते हैं कि राजनीति क्यों? राजनीति क्यों? तो क्यों डॉक्टर ये साहब आपके भी सवाल का जवाब जी मुझे नहीं पता मैं आपको संतुष्ट कर पाऊंगा कि नहीं। जी लेकिन चिकित्सा सेवा से मैंने एक छोटी सी चैरिटेबल डिस्पेंसरी में काम किया। 2500 रुपये तनख्वाह थी। बड़े इंडस्ट्रियलिस्टों की संस्था थी, जायंट्स ग्रुप। जी वहाँ 25 पैसे पर्ची पे पेशेंट देखे जाते थे। जी 200-250 पेशेंट रोज की ओपीडी देखते थे। जी उनसे कुछ प्रेरणा मिली कि चिकित्सा में कुछ और भी किया जा सकता है। जी अपनी एक छोटी क्लिनिक बनाई, फिर एक नर्सिंग होम बनाया। जी अब 10 हॉस्पिटल हैं आपके। जी हरिद्वार में, देहरादून में भी है, जी दिल्ली में भी है, राजस्थान में भी है। और इस चिकित्सा सेवा के माध्यम से मुझे लगा कि मैं डॉक्टर बनकर आपकी मदद जब कर पाऊंगा जब आप बीमार हो। जी तो मुझे अटल जी ने जब इस अस्पताल का उद्घाटन किया था जी तो उन्होंने मंच से कहा कि अगर मैं महेश को आशीर्वाद दूं जी तो आप सामने बैठे सब लोग बीमार पड़ो, तभी महेश सफल होगा। जी और अगर मैं आपको आशीर्वाद दूं कि आप सब स्वस्थ रहें जी तो महेश का अस्पताल बंद हो जाएगा। जी तो उनका जो काम बात करने का तरीका था बड़े गरिमापूर्ण होता था। जी तो उन्होंने कहा लगता है बीच की बात रख लेते हैं। जी तो मैंने यही सोच कर कि चिकित्सा से सिर्फ जब बीमार होगे तभी उसकी मदद कर पाओगे। जी अगर वृहद क्षेत्र में काम करना है तो बड़े प्लेटफॉर्म से, और बड़ा प्लेटफॉर्म राजनीति से बड़ा प्लेटफॉर्म और कोई नहीं है। ओके आज देश के मंत्री रहते हुए 4-4 मकान में मंत्री रहा। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे एक ऐसे युग दृष्टा प्रधानमंत्री का सानिध्य प्राप्त हुआ है जो एक मेहनती भी है, जी भाग्यशाली भी है, जी एक मेंटर भी है, जी। एक शिक्षक भी है। जी और किन किन शब्दों का उनके लिए इस्तेमाल करूँ वो शब्द छोटे पड़ जाएंगे। जी उनके साथ रहने का काम दिया, बहुत करीब से उनको देखने का मौका मिला। जी 16-16, 17-18 घंटे रोज काम करना उनका। जी तो उनसे हमें भी प्रेरणा मिली कि हम भी कर सकते हैं जी। और करना भी चाहिए। जी मुझे खुशी है कि अपने इस क्षेत्र में जी लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया। मैं अपने उस मंत्री पद काल में, जिसमें जेवर एयरपोर्ट, जी दीनदयाल उपाध्याय कल्चरल इंस्टीट्यूट, जी मेट्रो का जाल, जी यहाँ की बॉटेनिकल गार्डन, जी ओखला बर्ड सेंचुरी, जी और मैं समझता हूँ और बहुत सारे ऐसे काम किए जी जिनमें मुझे खुशी थी कि जब उन्होंने पहली बार मंत्री मुझे बनाया तो 4 मंत्रालय 3 दिए: जी पर्यटन, जी संस्कृति जी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय। जी और फिर बाद में पर्यावरण मंत्रालय की जिम्मेदारी भी थी। जी तो ये सब मेरे दिल के करीब थे। जी मैं गांव में था तो मेरे गांव के ऊपर से एयर कॉरिडोर था, तो उस वक्त हम हवाई जहाज को चील गाड़ी कहते थे। ठीक है, चील गाड़ी। चील गाड़ी। ठीक तो मैंने कहा चील गाड़ी आ गई। जी हमने कहा इस हवाई जहाज को देखने का मौका मिलता था, ये कभी नहीं सोचा था कि इसका मंत्री, इस विभाग का मंत्री बनूं। ठीक तो ये मेरे प्रधानमंत्री जी का मैं किन शब्दों में धन्यवाद दूं। उन्होंने मुझे मेरे जीवन में ये मौका दिया, जी पहली बार के सांसद को ये मौका दिया। यहाँ की जनता का, जिन्होंने मुझे 3 बार सांसद, जी 1 बार विधायक, जी और पूरे उत्तर प्रदेश में इस बार तो सबसे अधिक मतों से 5,60,000 मतों से उन्होंने जिताया। जी तो जनता का भी भरपूर प्यार मिला, जी दोस्तों का, शुभचिंतकों का बहुत सहयोग मिला, जी परिजनों का, माता का, पिता का आशीर्वाद। और मैं 86 वर्ष की माँ घर में साथ है। जी मैं 1 घंटा अगर मैं दिल्ली में हूँ तो उनके साथ ज़रूर बैठता बहुत हूँ। सुंदर, बहुत बढ़िया। और सबसे मैं कहता हूँ कि माता पिता के लिए वृद्धाश्रम मत बनाओ, अपने घर को ही वृद्धाश्रम बनाओ। जी, तो आप ये क्रेडिट किसको देते हैं आपके संस्कार डेवलप होने में? माता पिता को, समाज को? देखिए, सबसे पहली शिक्षक माँ होती है। जी पिता स्वयं शिक्षक थे। जी
तो सच आपने कहा कि उनके दिए हुए संस्कारों से ही ये मुझे सोच मिली, लेकिन जनता की प्रेरणा से। जी और जनता एक ऐसा स्कूल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सब कुछ सिखाता है, सब आपको क्रिटिसिज्म भी करता है, आपको आगे भी बढ़ाता है, प्रशंसा भी करता है। तो उस पाठशाला में जब आप एक बार सीख के आगे बढ़ जाते हो तो फिर भविष्य उज्जवल होता है। डॉक्टर साहब, आप पर्यावरण मंत्री भी रहे। एक प्रश्न, भारत के अंदर प्रति व्यक्ति 450 450 पेड़ होने चाहिए, जबकि पेड़ है 28। तो जो भारत में पैदा होता है वो स्वस्थ कैसे होगा? वो तो आयु को कम कर जाएगा। इसके लिए क्या आपने योजना बनाई? लोग, ऋषि मुनि कहते थे कि भारत में पैदा हो। आज जो भारत में पैदा हो रहा है, वनस्पत भूटान के, वनस्पत पुर्तगाल के, वो यहां वहां पैदा हुए व्यक्ति से 14-15 साल यहां का व्यक्ति कम जिंदा रहता है। और उसका मुख्य कारण है पेड़। उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रही? पेड़ नहीं है। तो इसके लिए क्या आपने? देखिए, हम सब मानते हैं कि इस प्रकृति की संरचना उस भगवान ईश्वर ने की जी और उसने जब व्यवस्थाएं बनाई जी, तो संपूर्ण थी। बिल्कुल ठीक बात। हवा, पानी, सब कुछ, बिल्कुल ठीक। धरती माता, इतना था कि प्रकृति को कोई और चीज की कमी नहीं पड़ने वाली। बिल्कुल ठीक जितने में जी। लेकिन सबसे सुंदर कृति ईश्वर ने, भगवान ने मनुष्य बनाया। मनुष्य को बनाया। और जब इस मनुष्य ने उस प्रकृति को, जिसकी गोद में इसको पढ़ने बलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए भगवान ने मौका दिया, जी इसने उस प्रकृति को वही रौंदना शुरू कर दिया, जी उसके रास्ते में आ गया। जी हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में कहते हैं कि सर्जरी करनी है तो नेचर के रास्ते में मत आओ। जब अनअवॉइडेबल हो जाए, सर पे पानी चढ़ जाए, जी, तब ऑपरेशन करो, वरना प्रकृति के रास्ते से इलाज करो। बहुत बढ़िया। तो इस मनुष्य ने उस प्रकृति को रौंदना शुरू किया। जंगल काटने से लेकर, प्रदूषण से लेकर, प्राकृतिक साधनों का अनुचित दोहन से लेकर, जी, इस मनुष्य ने उसके साथ अन्याय किया। आपको पीड़ा हुई? एक डॉक्टर के नाते भी और एक सोशल वर्कर के नाते भी मुझे बड़ा कष्ट होता है। पर्यावरण मंत्री के नाते? पर्यावरण मंत्री के नाते तो मैं समझता हूँ कि हम सबको ये सोचना चाहिए कि हमें विरासत में क्या मिला था ये महत्वपूर्ण नहीं है, जी हम वसीयत में क्या छोड़ कर जाएंगे जी, यह महत्वपूर्ण है। आने वाली पीढ़ियां, छोटे बच्चे हमसे पूछेंगे क्या वो ऑक्सीजन का सिलेंडर साथ लेकर चले? बिल्कुल ठीक। बोतल पानी में आ गया है, बोतल में पानी आ गया है। जी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि पानी भी बोतल में बिकेगा। जी, आज वो समय आ कहीं गया। ऐसा ना हो डॉक्टर साहब, भविष्य में पेट्रोल पंप पे जैसे डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, और अब तो तीसरी नोजल भी लगी है सीएनजी की, कहीं चौथी ये ना लगे ऑक्सीजन की। बिल्कुल ठीक है। तो ऑक्सीजन और पांचवी पानी की लगेगी। जी, तो इसके लिए सरकार या जनता या समाज किस तरह से इसको बचाने में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या भागीदारी निभानी चाहिए? देखिए, मैं सरकार का हिस्सा रहा हूँ जी और सिर्फ सरकार ये सोच ले कि पराली नहीं जलेगी, सिर्फ सरकार ये सोच ले कि गाड़ियों का इस्तेमाल कम करो, जी जनरेटर बंद करो, डंडा लेके आपके पास प्रदूषण विभाग लगा रहे, साहब बंद करिए इसे, जी, इससे देश नहीं चलने वाला है। इसमें आप जैसे योगियों का, आप जैसे संतों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। जी इस देश की प्रकृति ऐसी है जी, कि अगर कोई भी कहे, सरकारी आदमी, कर्मचारी कहे आप यहाँ कूड़ा मत डालिए, आप ये मत करिए, लेकिन अगर इसको कोई संत एक आंदोलन के रूप में बना दे जी कि हम कूड़ा नहीं डालेंगे, हम प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम डीजल का इस्तेमाल अनुचित नहीं करेंगे, हम पानी की वेस्टेज नहीं करेंगे, तो उसकी बात को लोग बहुत गंभीरता से सोचते हैं और दूसरी बात सुनते भी हैं। जी एक राजनीतिक व्यक्ति को हमें मालूम है, हमें 10,000 लोग इकट्ठे करने हो तो कितने पसीने छूटते हैं, जी, लेकिन एक संत अगर किसी विषय पर प्रवचन देना शुरू करे जी, तो 50,000 लोग बिना बुलाए इकट्ठे हो जाते हैं। कहाँ से आते हैं? तो आपकी इस ताकत को मैं साधुवाद देता हूँ कि आपने स्वामी सहजानंद जी ने के रूप में इस आंदोलन को लिया। ये आपका और मेरा काम नहीं है, बिल्कुल ठीक। ये ईश्वर का काम है, जी ये गॉडली काम है जो आप कर रहे हैं। जी भगवान के प्रतिनिधि बनकर ही आप इस कार्य को कर रहे हैं जी, और मानवता के लिए कर रहे हैं। ये काम तो भगवान करता है। जी,
वो माध्यम बनाता है ना डॉक्टर साहब? माध्यम बनाता है, तो आपको उसका माध्यम बनाया है, तो मैं आपको बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एज ए चिकित्सक, क्या धार्मिक अनुष्ठान से समाज का उत्थान हो सकता है? देखिए, साइंटिफिकली आप ये कहें कि मैं फला यज्ञ करूंगा और उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं एज ए डॉक्टर तो इस पर विश्वास नहीं करता। बिल्कुल ठीक। लेकिन हम इस संकल्प शक्ति को मजबूत करने के लिए जी और उसके तरीके से, किसी यज्ञ के तरीके से, किसी मंत्र जाप के तरीके से, किसी प्रदूषण, वायु प्रदूषण को कम करने के सोच तरीके से संकल्प की ताकत बढ़ती है इससे। जी तो मैं इसमें विश्वास भी करता हूँ जी कि इस तरह के संकल्प जो होते हैं, लेकिन खाली संकल्प नहीं, खाली यज्ञ करने से नहीं, उसके साथ आगे का कर्म भी करेंगे तो उसका फल आता है। अवश्य। डॉक्टर साहब, आप ग्रामीण क्षेत्र से निकले, अभी आपने बताया कि आपने 1 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट भी नोएडा में लगाए। क्या गांव के लिए क्या किया? देखिए, मैं पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति हूँ। जी पैदा वहाँ हुआ, 8 किलोमीटर दूर स्कूल, जी 40 वर्षों से नोएडा में हूँ। यहाँ 25 साहिवाल हरियाणा की देसी गाय जी पालता हूँ, ऑर्गेनिक खाना खाता हूँ, जी। गेहूँ, सरसों, चना सब कुछ जी वहाँ से पैदा होकर आता है। पानी के बचाव के लिए मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1206 गांव हैं। जी मैं उन गाँव के लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि भाई देखो, पानी का ट्यूबवेल लग गया, लेकिन पानी की वेस्टेज मत करो। जी स्वयं भी प्रयास करता हूँ, औरों को भी कुछ प्रेरित करता हूँ। जी कामयाबी हो सकता है ना मिले, ना मिली हो, जी लेकिन प्रयास जारी है। आपका जारी। डॉक्टर साहब, मेरा जो प्रश्न है उसके 3 पार्ट है। भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, एक, और खास बात है पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वर्तमान में वो रोगी देश है। युवा देश आपसे प्रेरणा लेता है कि आपने गर्मी के अंदर जूता वो पहन के हरे पत्ते लगाकर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचे। पूरे भारत के युवाओं को ये आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। युवा ड्रग्स में चला जाता है अगर वो सफल नहीं होता। आप सफल हुए, शिव की कृपा थी, आपने बताया माता पिता का आशीर्वाद, सब लोगों का परंतु वो सभी को नहीं मिलता। उस समय वो डिप्रेशन में जाते हैं। ऐसा ना हो, इसके लिए आप पूरे भारत के युवाओं को क्या संदेश? दूसरा, जो वो बीमार देश बन रहा है उसके पीछे आप किसको पाते हैं, प्लीज? देखिए, जब जब हम प्रकृति से टकराव करते हैं, जी प्रकृति प्रतिशोध लेती है। जी प्रकृति के रास्ते में हम आते हैं, जी प्रकृति उसे हटाने का प्रयास करती है। जी और ये 2 तरह की बीमारियां होती हैं। जी एक होता है हमारे यहाँ इन्फेक्शियस डिजीज कहते हैं। जी पानी में प्रदूषण हो गया, आपको टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, मच्छर ने काट खाए, एक और दुनिया भर की बीमारियां। जी अब लेकिन जो दूसरी तरह की बीमारियां हैं, जी लाइफस्टाइल डिजीज, उन बीमारियों पे तो हमने कंट्रोल पा लिया है। जी आज हमने मलेरिया पे काफ़ी कुछ कंट्रोल पा लिया है, टीबी पे कंट्रोल पा लिया है, पीलिया पे कंट्रोल पा लिया है। लेकिन ये जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जितना उधर कंट्रोल पाया उतना ये इधर बढ़ती चली जा रही है। जी 20 वर्ष का लड़का, 7 दिन पहले का अपना अनुभव बताता हूँ, 20 वर्ष का बच्चा बेहोश होकर आता, आईसीयू में उसे उल्टी का इंजेक्शन देते हैं, बाद में तो आधे घंटे तक उसका पल्स वगैरह नहीं आती, और जब जांच करते हैं तो उसकी एक आर्टरी 93% ब्लॉक है। एंजियोग्राफी होती है, बाईपास एंजियोप्लास्टी हो जाती है, एक स्टेंट डल जाता है। 20 साल के बच्चे, क्यों? ये सोचने का विषय है। बिल्कुल ठीक। तो मैं समझता हूँ कि प्रकृति से ना टकराकर और प्रकृति के रास्ते से चलकर अपने आप को लाइफस्टाइल डिजीज़ों से बचाना, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, ब्रेन हैमरेज, हार्ट डिजीज। लाइफस्टाइल ऐसा होने के पीछे आप दोषी किसको मानते हैं? संस्कृति? देखिए, मैं तो कहूँ संस्कृति का पूरा ज्ञान हमें समय पर नहीं मिला, वरना लाइफस्टाइल से लोगों से ना जाते। तो आप संस्कृति मंत्रालय के मंत्री रहे डॉक्टर साहब। मैं तो सबको ये बताता हूँ, मैं खुद भी प्रेरणा लेता हूँ कि बाहर की चीज़ें खाना, जंक फूड खाना, तुम्हारे ऑड टाइम्स पे खाना। जी हमें था कि भाई शाम का 8 बजे से पहले ब्रेकफास्ट और 8 बजे से पहले डिनर। जी बिल्कुल ठीक। अब डिनर होता है रात को 2 बजे डॉक्टर साहब।
तो इसलिए वो जो 2 बजे वाला डिनर हो कहीं ना कहीं व्याधि तो लाएगा ही। बिल्कुल। तो यही समस्या है। और जो युवा असफल होके गलत राह पे चला जाता है, उसको आप क्या दिशा निर्देश देंगे? देखिए, ये जो एक विधि है, ये डिप्रेशन नाम की एक चिड़ी आई। जब 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे को माँ साथ लेके आती, कहती बच्चे को डिप्रेशन हो गया। मैंने कहा मुझे तो MBBS जाने तक डिप्रेशन शब्द ही नहीं पता था होता क्या है। ठीक। तो आप डिप्रेशन की किस बात को करते हैं, क्यों है? इसका कारण भी उसी प्रकृति से हटना है। माँ बाप का बच्चों के साथ ना बैठना उठना। माँ शिक्षक होती थी, दादा दादी शिक्षक होते थे, वो सब व्यवस्थाओं का चरमरा जाना, बड़ों के साथ बैठने से शिक्षा प्राप्त करना, संतों के साथ बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। जब हम इनसे, राजाओं को भी पहले संत के साथ कुछ समय रहने के लिए भेजा जाता था। तो ये जो व्यवस्थाएं परिवर्तन आई, इसी के कारण डिप्रेशन, फिर नशा, फिर नशे की अति, ड्रग्स तक पहुंचना, और उस नशे के कारोबार में जो लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं वो तो अलग है, लेकिन ये सोचिए कि जो दवा का व्यापार करते हैं वो भी तो इंसान ही है। जो इन ड्रग्स का व्यापार करते हैं वो भी तो इंसान है। तो इसलिए सारा सिस्टम ही चरमरा है। इस सिस्टम में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। जी डॉक्टर साहब, छोटा सा प्रश्न, आप कवि हृदय भी रहे हैं और कवि सम्मेलनों में भी खूब गए हैं, तो कौन सी कविता आपको अपील करती थी? देखिए, कवि मन मेरा है, और मेरे प्रेरक स्रोत थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। जब मैं तो उनकी कोई एक ऐसी कविता जो आज भी आप उनको गुनगुनाते हो, जिससे आपको आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है? देखिए, मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा था कि बेटा ध्यान रखना, तुम एक मास्टर के बेटे हो जी, बड़ा बाप का बेटा बनने की कोशिश मत करना। बहुत बढ़िया। यानी तुम्हारे अंदर अहंकार भाव ना आए। बिल्कुल। और अहंकार भाव ना आए तो उसके लिए क्या तरीका था? जी, मैं सवेरे अपनी जो भी छोटी मोटी प्रेयर करता हूँ उसमें इस लाइन को रिपीट जरूर करता हूँ कि ईश्वर मुझे अहम भाव मत ला देना। जी। और अटल जी की जो वो कविता है कि मुझे उतनी ऊंचाई मत देना कि मैं अपनों को ना पहचान पाऊँ। मुझे उतनी ऊंचाई मत देना कि जहाँ मैं अपनों को ना पहचान पाऊँ। ये जो अटल जी की कविता है, इससे मुझे प्रेरणा मिलती थी कि हे भगवान, मैं कहीं वहाँ ना पहुँचूँ। जी, जय हो। डॉक्टर साहब, आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय दिया। कुंभ के अंदर महामृत्युंजय यंत्र बन रहा है, 52 फीट ऊंचा। ये वो महामृत्युंजय यंत्र है। कैसे ये इफेक्ट करेगा भगवान शिव का? सभी लोग महामृत्युंजय से डरते हैं कि अकाल मृत्यु हो का योग है तो महामृत्युंजय कराना चाहिए, जबकि महामृत्युंजय के विषय में है कि आप इसका जप करें तो आपको लाभ होता है। तो मैं चाहता हूं आप महामृत्युंजय, जो जीवन का आधार है, उसके विषय में आप कुछ बोलें। देखिए, आपने सही कहा महाराज जी कि पहली बार जब महामृत्युंजय बताया तो जो बोलो सर्वकाल दोष जो होता है, काल सर्व दोष, या ऐसी जब स्थितियां आती हैं तो महामृत्युंजय का जाप स्वयं करो जी, या किसी पंडित से या उससे ज्ञानी व्यक्ति से कराओ जी। तो इसकी बड़ी श्रद्धा है लोगों के दिल में कि महामृत्युंजय के प्रति डर भी है, श्रद्धा भी है, भावना भी है जी। तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में एक गेम चेंजर होगा जी। कि इस मंत्र से का जाप कर कर जी, मैं खुद भी इसके मंत्र का जाप अपनी रोज की प्रेयर में करता हूँ। बताएंगे डॉक्टर साहब? तो मैं उसी कल्पना के साथ इसके साथ, और मैं चाहूँगा कि अगर आप इसे एक पूरा आंदोलन बना रहे हैं जी, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा एक सेटिस्फेक्शन का भाव, एक बहुत बड़ी मेडिटेशन जिसे हम कहते हैं जी, वो भाव हमारे मन में पैदा होगा जी, और श्रद्धा का भाव भी पैदा होगा जी, और कल्याणकारी तो है ही ये मंत्र, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। तो आपके इस सभी प्रयास को भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जी। डॉक्टर साहब, आप ABP से RSS में आए, परिवार ने मना नहीं किया? देखिए, जब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में था जी, तो जब सवेरे उस संघ के लोग मुझे कॉल करने आते थे तो मेरे मकान 3री मंजिल पे था। ठीक। तो नीचे से वो पिताजी का नाम था कैलाश जी। तो वो कहते थे, अरे कैलाश जरा महेश जी को भेजना। तो वो भाव मेरा 14 वर्ष की आयु मैंने संघ प्रवेश किया। जी। आज 65 वर्ष मेरी आयु है। जी। तो मैं समझता हूँ कि उस भाव ने मुझे हमेशा जीवन जीने का मार्गदर्शन किया। मतलब 52वां साल है आपका इस समय? लगभग 51-52 साल। जी। तो उसने मुझे जीवन देने की कल्पना, जीवन देने का ध्येय, मंजिल जो
तो शब्द थे कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की माटी तुझे कुछ और भी दूँ। ये भाव जिस हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मिले तो उसकी प्रेरणा भी मुझे मिली है। जी डॉक्टर साहब, भारत के प्रधानमंत्री ने भी अभी एक आह्वान किया, भारत माता और सबकी माता के लिए, अपनी माँ के लिए एक पेड़ लगाएं। कि इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर को जानकारी है कि हर बच्चा अपनी माँ से जुड़ता है, तो आप क्या राय देंगे? पेड़ लगाने चाहिए और लगाएं तो कैसे? देखिए, पेड़ प्रकृति के संरक्षक हैं। मानव को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो हमें सिर्फ पेड़ों से ही मिलती है। और कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है लगी जबकि बीमारों को देने के लिए तो बनी, लेकिन आम जनमानस को ये पेड़ ही पूर्ति कर सकता है जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए। जी तो मैं समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर वास्तव के अंदर मानवता के प्रति, प्रकृति के प्रति अगर कुछ श्रद्धा भाव रखता है और मानवता के भविष्य के लिए, तो उसे पेड़ लगाने का, जल संरक्षण का, प्रदूषण ना करने का, पॉलीथीन का इस्तेमाल ना करने का। अब बताइए, जब मैं पर्यावरण मंत्री था तो तब मैंने सीखा देखने कि एक पॉलीथीन जो हम छोड़ देते हैं वो गाय के पेट में जाकर के इतना नुकसान करती है। वो पॉलीथीन जब आप मिट्टी में मिला के फेंक देते हैं गिलास को, तो बाकी सब चीज़ें तो हफ्ता दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने में गल के प्रकृति में मिल जाती हैं। लेकिन एक प्लास्टिक 500 साल तक भी नहीं गलता। अब उसके लिए क्या कहेंगे आप? तो आप आम जन को क्या संदेश देंगे पेड़ों का? प्रकृति के इस संवाहक और संवर्धक वृक्ष को अपने जीवन का ध्येय मानकर, अपने जीवन के प्रति समर्पण मानकर हम अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। जो वृक्ष लगे हुए हैं उनको संरक्षित करें। यही मेरा, और महामृत्युंजय का जाप करें। डॉक्टर साहब ने बहुत हमें लोगों को मोटिवेट किया। आपके सामने उनका व्यक्तित्व रहा। अब भी अगर कोई व्यक्ति चिंता में जाता है, अवसाद में जाता है और पर्यावरण को वो नहीं समझता, तो फिर मैं ये कहूँगा वो समझना ही नहीं चाहता। डॉक्टर साहब ने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरि ओम नमः शिवाय।